हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारी जो फाइबर क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर अमेरिकन कॉटन। जो हमारी अमेरिकन कॉटन है उसके लिए कितनी स्पेसिंग, जो अपनी डिस्टेंस रखते हैं अपन प्लांट टू प्लांट और रो टू रो के बीच में, वो कितनी रिक्वायर होती है। 16 टू 15 सेंटीमीटर रखी जाती है, 16 इंटू 30, 100 इंटू 60 सेंटीमीटर या फिर 19 इंटू 90 सेंटीमीटर। तो हमारी जो 16 इंटू 15 सेंटीमीटर ये रखी जाती है देसी कॉटन के लिए। जो हमारी देसी कपास है उसके लिए रखी जाती है 60 इंटू 15, 60 इंटू 30 रखी जाती है अमेरिकन के लिए, 100 इंटू 60 जो रखी जाती है हाइब्रिड कॉटन की, और 19 इंटू 19 सेंटीमीटर रखी जाती है अल्ट्रा नेरो रो कॉटन की। UNR जो होती है अपनी अल्ट्रा नेरो रो। 19 इंटू 90 अल्ट्रा नेरो रो के लिए, 100 इंटू 60 रखी जाती है हाइब्रिड, 60 इंटू 30 अमेरिकन, और 60 इंटू 15 देसी कॉटन के लिए डिस्टेंस रखी जाती है। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, 60 इंटू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने लिखी है देसी कॉटन के लिए 60 इंटू 15, अमेरिकन के लिए 60 इंटू 30, हाइब्रिड 100 इंटू 60 और अल्ट्रा नेरो 19 इंटू 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित इज द वेराइटी ऑफ। लोहित किसकी वैरायटी है? गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबाडेन। तो हमारे जो गोसिपियम अर्बोरियम, इसकी हम इम्पोर्टेंट वैरायटी देखें तो वो है लोहित और वीरनार। गोसिपियम हर्बेशियम की दिग्विजय और संजय। गोसिपियम हिरसुटम में आती गंगानगर, अगेती, महालक्ष्मी, और गोसिपियम बारबाडेंस की देखते हैं सुविन एंड सुजाता। तो हमारी जो लोहित है वो किसकी है? गोसिपियम अर्बोरियम की। गोसिपियम अर्बोरियम की लोहित, और एक और है हमारी वीरनार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लिटिल लिप इन कॉटन इज ड्यू टू। कॉटन जो है इसमें लिटिल लिप डिसीज होती है, किसकी वजह से होती है? जिंक डेफिशिएंसी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी, वाटर स्ट्रेस, या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो जो लिटिल लिप इन कॉटन ही होती है जिंक की डेफिशिएंसी से। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से भी इसमें एक डिसऑर्डर होता है कॉटन में, होता है क्रिंकल लिप डिसीज। क्रिंकल लिप जो डिसऑर्डर होता है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से होता है। वाटर स्ट्रेस से इसमें एक जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है, तिराक बोल सकते हैं अपन उसको, तिराक या बेड वॉल ओपनिंग या प्री मेच्योर डिफेक्शन जो होता है, ये किसकी वजह से होता है? वाटर स्ट्रेस की वजह से, या फिर अर्ली सोइंग कर दी, अपने जल्दी सोइंग कर दी उसकी वजह से, या फिर हमने लाइट सैंडी सॉइल में, या फिर जो एल्कलाइन सॉइल है उसमें लगा दिया। मतलब तिराक डिसीज जो होती है, बेड बॉल ओपनिंग, इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि वहाँ पे वाटर की कमी हो गई, मतलब वाटर स्ट्रेस हो गया, या फिर हो सकता है कि लाइट सैंडी सॉइल है वहाँ पर, या फिर अल्कलाइन सॉइल है, मतलब वहाँ का पीएच ज़्यादा है, या फिर हमने जल्दी बुआई कर दी, मतलब टाइम से पहले पेपर ने बुआई कर दी, तो भी क्या रहेगा? वहाँ पर तिराक होने के चांसेस रहेंगे। और मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी से कॉटन में होता है रेडनिंग ऑफ कॉटन। रेडनिंग ऑफ कॉटन होता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से क्रिंकल लिप, जिंक डेफिशिएंसी से लिटिल लिप, और वाटर स्ट्रेस की वजह से होता है तिराक डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिंक डेफिशिएंसी, लिटिल लिप इन कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज मेजर्ड बाय। जो कॉटन है उसकी जो फाइबर की मेच्योरिटी है, जो अपना रेशा है, उसकी परिपक्वता को मेजर किया जाता है नेपीनेस, एरिलोमीटर, नंबर ऑफ काउंट्स, इरोमीटर। तो फाइबर मेच्योरिटी को मेजर किया जाता है एरिलोमीटर के द्वारा, फाइबर थिकनेस को मेजर किया जाता है नेपीनेस के द्वारा, स्पिनिंग परफॉर्मेंस मेजर्ड बाय नंबर ऑफ काउंट, और सोइल मॉइस्चर टेंशन को मापा जाता है इरोमीटर से। तो फाइबर की जो परिपक्वता है उसको मापा जाता है एरिलोमीटर से, फाइबर की थिकनेस को नेपीनेस से, स्पिनिंग परफॉर्मेंस जो है उसको नंबर ऑफ काउंट से, और इरोमीटर जो है सोइल मॉइस्चर टेंशन को मापता है। तो इनमें से जो ऊपर के तीन है तो हमारे कॉटन से रिलेटेड ही हो गए, और जो इरोमीटर इसको टेंसियोमीटर भी बोलते हैं, सोइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। तो अगर हमें पूछता है, अगर हमें ये पूछा हो जाता है कि फाइबर मैच्योरिटी तो एरिलोमीटर, अगर फाइबर की थिकनेस उसकी मोटाई पूछी जाती है तो नेपीनेस का यूज़ करते हैं, और स्पिनिंग परफॉर्मेंस अगर मेजर करना है तो नंबर ऑफ काउंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एरिलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर कोरकरस ओलिटोरियस फॉर लाइन सोइंग। जो कोरकरस ओलिटोरियस, ये जूट की दो टाइप की स्पीसीज होती है, कोरकरस ओलिटोरियस और कोरकरस कैप्सुलेरिस। तो जो कोरकरस ओलिटोरियस है और इसमें दो टाइप से हम जूट को लगाते हैं, एक हम लगाते हैं लाइन सोइंग करके और एक हम लगाते हैं ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो ये पूछ रहा है कि कोरकरस ओलिटोरियस जो है इसकी लाइन सोइंग के लिए कितनी जूट रिक्वायर्ड होती है, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो अगर कोरकोरस ओलिटोरियस को हम लाइन सोइंग के द्वारा लगाएंगे तो हमें सीड रेट रिक्वायर्ड होगी 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम देखते हैं जूट टाइप जो है इसमें अगर ओलिटोरियस है या टोसा जूट है, कोरकोरस ओलिटोरियस या फिर टोसा है, इसमें अगर लाइन सोइंग के द्वारा लगाते हैं तो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायरमेंट होती है और अगर ब्रॉडकास्टिंग से लगाते हैं तो 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। कोरकोरस कैप्सुलरिस या वाइट जूट है, इसमें अगर लाइन सोइंग के द्वारा लगा रहे हैं तो 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर और ब्रॉडकास्टिंग से लगा रहे हैं तो 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड ऑफ कॉटन फॉर जर्मिनेशन। कॉटन के जर्मिनेशन के लिए मिनिमम कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 टू 27, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो कॉटन है, कॉटन को जो मिनिमम जर्मिनेशन चाहिए वो कितना चाहिए, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन अगर पूछेंगे, मतलब जर्मिनेशन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ कॉटन की जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 21 टू 27। मतलब ये टेम्परेचर रहेगा तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जो हमारा कॉटन सहन कर सकता है तो वो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें यहाँ पूछा था मिनिमम टेम्परेचर फॉर कॉटन जर्मिनेशन, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बेल ऑफ जूट इक्वल टू। जो जूट की एक बेल होती है, जूट को क्या होता है, जूट को मेजर किया जाता है बेल के रूप में। तो जूट की जो एक बेल होती है वो किसके बराबर होती है, 170 kg, 180 kg, 60 kg या 181 kg। तो वन बेल ऑफ जूट इज इक्वल टू 180 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। अब हम देखते हैं वन बेल ऑफ कॉटन 170 kg, वन बेल ऑफ जूट 180 kg, वन बेल ऑफ मेस्टा 181 kg और वन बेल ऑफ सिल्क इज इक्वल टू 60 किलोग्राम। और हमें पूछा जूट का, तो जूट का वन बेल ऑफ जूट इज इक्वल टू 180। ये सभी की है अपने यहाँ पे, कॉटन की 170, 181 अगर दिया है तो मेस्टा की, और अगर 60 किलोग्राम दे दे तो वो सिल्क की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है, विश्व कपास दिवस 3 मार्च, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 21 नवंबर। तो जो 3 मार्च है, 3 मार्च जो हमारा 3 मार्च है, इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, जो हमारा कपास दिवस है, कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल वुमन फार्मर डे। नेशनल वुमन फार्मर डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। और 21 नवंबर को वर्ल्ड पीस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 मार्च हो गया अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 7 अक्टूबर हो गया वर्ल्ड कॉटन डे, 15 अक्टूबर हो गया नेशनल वुमेन फार्मर डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, और 21 नवंबर वर्ल्ड पीस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, 7 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी ICCC ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1921, 2000, 1976, 1987। तो जो इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी 1921 में। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI जो आई थी, ये आई थी 31 जुलाई 1970 को इस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी कब बनी थी ये, CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 31 जुलाई 1970। उसके बाद हम देखते हैं इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP। इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP जो आया था वो आया था कब, 2000 में। ICDP
DP इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, CICR। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये कहाँ पर है? नागपुर में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी जो कि कहाँ पर है? मुंबई में, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना था 1970। इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी बनी थी 1921। इंटेंसिव कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 2000। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में 1976, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी थी मुंबई 1987। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनपीके रेशो फाउंड इन कॉटन सीड केक? कॉटन सीड केक का जो एनपीके रेशो है वो कितना आता है? 0.5:0.25:0.5, 7.9:2.2:1.9, 7.3:1.5:1.3, 3.9:1:8:1:6। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसके अलावा और भी हमारे जो केक है उनके बारे में हम देखते हैं। जो खलिया है, FIM में जो एनपीके रेशो रहता है, ये सब देखते हैं हम। तो NPK 0.5:0.25:0.5, ये FIM का। सेफ फ्लावर केक का हम देखें तो 4.9:1.4:1.2। सेफ फ्लावर केक 7.9:2.2:1.9। ग्राउंडनट केक का जो रहेगा एनपीके रेशो 7.3:1.5:1.3। कॉटन जो डिकोटिकेट रहती है उसका जो रेशो रहता है 6.4:2:2.9:2, और कॉटन अनडिकोटिकेटेड का 3.9:1.8:1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, अपन ने अभी देखा था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ पर है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है नागपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो ये हो गया अपना फर्स्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी अभी देखा था, ये कहाँ पर है? मुंबई में। इंटरनेशनल कॉटन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल कॉटन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी कहाँ पर है? मेम्फिस में। तो सब हो गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई, इंटरनेशनल कॉटन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी मेम्फिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फाइबर क्वालिटी? फाइबर लेंथ, फाइबर फिटनेस, स्पिनिंग परफॉर्मेंस, या फाइबर मेच्योरिटी? तो फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा रहेगा अपने फाइबर का? तो फाइबर की लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है उस वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन बेस्ड ऑन स्टेपल लेंथ। फाइबर लेंथ इसकी कितनी रहेगी? अगर 20 या इससे कम है, 20 mm या इससे कम है तो वो शॉर्ट लेंथ रहेगा। मीडियम 20 से 27.5 mm, 20 to 27.5 mm रहेगा तो मीडियम लॉन्ग स्टेबल रहेगा। अगर 27.5 से 30 है, 32 mm है तो वो रहेगा अपना कितना? लॉन्ग रहेगा वो। और एक्स्ट्रा लॉन्ग कब रहेगा? जब जो फाइबर की लेंथ है वो 32.5 mm से ज़्यादा रहेगी। तो अगर 20 या इससे कम है तो वो शॉर्ट फाइबर हो गया। मीडियम 20 से 27.5, और एक लॉन्ग फाइबर हो गया 27.5 से 32, और एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगी 32.5। तो हमें यहाँ कौन सी पूछी थी? हमें कैरेक्टर पूछा था, तो फाइबर लेंथ सबसे मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड? इनमें से फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड कौन सा है? DH9, DH7, वरलक्ष्मी, या H4? जो DH9 है ये डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है। DH7 भी डिप्लॉयड है, लेकिन वरलक्ष्मी और जो H4 है ये दोनों क्या है? टेट्राप्लॉयड है। टेट्राप्लॉयड है मतलब अपने ऑप्शन से ये दोनों हट गए, क्योंकि ये दोनों डिप्लॉयड तो है ही नहीं, हमें तो डिप्लॉयड पूछी है। तो जो अभी इन दोनों में से बची है डिप्लॉयड कौन सी? तो ये दोनों ही डिप्लॉयड है, लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन सी बनी है? तो जो फर्स्ट है वो है DH7, क्योंकि DH7 बनी थी 1985 में, और DH9 बनी थी 1988 में। DH7 यह बनी थी सूरत, गुजरात में। H4 जो टेट्राप्लॉयड है
ये क्या एक इसके क्रॉस से बनी है G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस। ये 1970 बनी है, फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड है और इसको डेवलप किया है सीटी पटेल ने, जिन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी कहा जाता है। वर्ल्ड लक्ष्मी भी टेट्राप्लॉइड है। ये फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है कॉटन की, फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है वर्ल्ड लक्ष्मी और फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड है H4। तो हमें क्या पूछा है, फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड, जो फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड जो सबसे पहले बनी वो है DH7। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड कॉटन। हाइब्रिड कॉटन की सीड रेट क्या है, 2 to 4 kg पर हेक्टेयर, 25 kg पर हेक्टेयर, 10 to 12 kg पर हेक्टेयर, फिर 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। तो हमारी जो हाइब्रिड कॉटन है, हाइब्रिड कॉटन की सीड रेट है 2 to 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब देखते हैं जो गोसिपियम हिरसुटम है, गोसिपियम हिरसुटम की सीड रेट रहती है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बोरियम है गोसिपियम हर्बेशियम की 12 से 15, गोसिपियम बारबाडेंस की 10 से 15 किलोग्राम रहती है। हाइब्रिड 2 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर और बीटी कॉटन की सीड रेट है 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट 2 to 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनिंग परसेंटेज ऑफ देसी कॉटन। देसी कॉटन का जीनिंग परसेंटेज क्या होता है। जीनिंग क्या होता है कि जो हमारा सीड कॉटन है उससे फाइबर को सेपरेट करना, जो रेशा है उसको अलग करना, क्या कहलाता है, जीनिंग। जीनिंग परसेंट हम देखें, एवरेज परसेंटेज अगर हम देखते हैं कॉटन का तो वो कितना रहता है, 30 से 35%, मतलब लगभग 33% एक एवरेज जीनिंग परसेंटेज है हमारा। तो हमें क्या पूछा है कि देसी कॉटन का जीनिंग परसेंट क्या रहेगा, 36 से 42, 30 से 35, 34 से 38 या 28 से 30। तो देसी टाइप जो जिनिंग परसेंट रहता है देसी टाइप कॉटन का होता है 36 to 42%। गोसिपियम हिरसुटम का अगर हमें पूछा जाए तो गोसिपियम हिरसुटम का रहता है 34 to 38, ये किसका है, हिरसुटम का। और गोसिपियम बारबाडेंस का रहता है, बारबाडेंस का रहता है 28 to 30%। तो देसी का हो गया 36 to 42%, हिरसुटम का 34 to 38 और अपना 28 to 30 रहता है बारबाडेंस का, और 30 से 35 जो रहेगा एवरेज जीनिंग परसेंट रहता है। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 36 to 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉक्सिक पिगमेंट और फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन कॉटन आर। कॉटन में कौन सा टॉक्सिक पिगमेंट पाया जाता है, गोसिपोल, गोसिपुरपुरिन, गोसिपल्विन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो गोसिपोल, गोसिपुरपुरिन या गोसिपल्विन, ये तीनों ही पाए जाते हैं हमारे कॉटन में टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICR NIRJFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। कोकीबहार वेस्ट बंगाल, बैरकपुर वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल या मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा NIRJFT है कहाँ पर सिचुएटेड है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कॉटन से रिलेटेड और हम इंस्टीट्यूट देखते हैं तो CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, ये कहाँ पर है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। ICR NIRJFT अभी अपन देखा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोलकाता वेस्ट बंगाल। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन कोलकाता वेस्ट बंगाल, जूट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, ये सभी क्या है, हमारे जूट से रिलेटेड क्या है, इंस्टीट्यूट है। तो अब तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग ऑफ कॉटन वॉज डेवलप्ड बाय। अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, चाइना, USA, इंडिया, जापान। तो UNR है जो डेवलप किया गया था USA के द्वारा। इसमें हम देखें तो जो अल्ट्रा नेरो रो विधि है इसमें हम क्या करते हैं कि जो अपन जो कॉटन लगाते हैं वो 19 into 19 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिस्टेंस पे लगाया जाता है। इसमें क्या रहेगा, 2,77,000 प्लांट पर हेक्टेयर पॉपुलेशन रहेगी, मतलब 2,70,700 इसमें पॉपुलेशन रहेगी अपनी कितनी, 2,77,000 पर हेक्टेयर प्लांट पॉपुलेशन रहेगी इसमें। ये USA के द्वारा डेवलप की। तो इसका बेनिफिट क्या है इस मेथड से अगर लगाएंगे, तो हाई लाइट इंटरसेप्शन रहेगा हमारी, जिससे क्या रहेगा, यील्ड बढ़ जाएगी, लीफ एरिया इंडेक्स बढ़ेगा।
तो लीफ एरिया इंडेक्स बढ़ेगा तो इसकी क्या रहेगी, यील्ड भी बढ़ेगी। इसको डेवलप किया था यूएसए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन मार्केटिंग सीजन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कॉटन मार्केटिंग सीजन क्या है, फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, अप टू अप्रैल मई, फ्रॉम जनवरी टू मई, नन ऑफ दिस। तो नॉर्थ इंडिया में कॉटन सीजन जो मार्केटिंग टाइम है वो है फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुवरी। अप टू अप्रैल मई रहता है सेंट्रल इंडिया में, ये रहेगा किसमें, सेंट्रल इंडिया। और फ्रॉम जनवरी टू मई रहेगा साउथ इंडिया। जनवरी टू मई साउथ इंडिया, अप टू अप्रैल मई साउथ सेंट्रल इंडिया, और नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज, हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है, डॉक्टर सीटी पटेल, डॉक्टर इसी वता, अर्नेस्ट बर्नियर, नन ऑफ दिस। जो डॉक्टर सीटी पटेल है इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इन वर्ल्ड कहा जाता है, डॉक्टर सीटी पटेल। इन्होंने एज फॉर वैरायटी डेवलप की थी। जो हमारे डॉक्टर इसी वता है इन्होंने बीटी डिस्कवर किया था 1901 में। अर्नेस्ट बर्नियर जो है, अर्नेस्ट बर्नियर का कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी और बायो केमिस्ट्री में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर सीटी पटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।